जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। मैं आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अवयस्कों के अनुबंध के संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों को समझाइए। सबसे पहले यह जरूरी होता है जो आप क्वेश्चंस को समझें, तो क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना होता है। इससे पहले हम सभी 11 जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर दिए हैं, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, और एक और क्वेश्चंस को हम एक वीडियो में डिस्क्राइब किए थे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक एक करके देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है जो अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज होना चाहिए, कौन कौन सा उनका योग्यता होना चाहिए, ये पूछ रहा है। और अवयस्क के अनुबंध के संबंध में, अगर अवयस्क अनुबंध करता है, इससे रिलेटेड बात भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्या है ये आपको समझाना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, डिस्क्राइब द लॉज रिगार्डिंग माइनर। अगर अवयस्क अनुबंध कर रहा है ना, उसके संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम ने क्या कहा है, इस बात को आपको बताना है। तो आप यहाँ पे जब प्रश्न का उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे तो आप अनुबंध को परिभाषित कर सकते हैं। अनुबंध वह समझौता होता है जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो और विधिक दायित्व उत्पन्न करता हो। तो ये आप लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं जो पीछे वीडियो में बताए हैं, आप देखे होंगे, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला होगा वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण में, जो अनुबंध करने की योग्यता, अनुबंध करने की योग्यता यानी कि वह जो व्यक्ति होगा वो वयस्क होना चाहिए, अर्थात अवयस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और भी बहुत सारे था, जैसे समझौता था, ठीक है, विधिक दायित्व था, न्यायोचित प्रतिफल था। तो उसी के आधार पर आपको इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। कोई ऐसा नहीं है आप 4-5 क्वेश्चंस भी ठीक से समझ के जाएंगे। आप गेस में पढ़ते होंगे तो आप जो लिखा हुआ है आप उसी को पढ़ते होंगे। यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, ताकि आपके पास अगर वर्ड पावर होगा, आपके पास शब्द होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो जो क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप सभी क्वेश्चंस को जरूर देख लें। हाँ, अपने मन से आप कुछ और क्वेश्चंस को देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप पढ़ के जाइएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ जो 90+ मार्क्स आपका आना ही आना है, अगर आप थोड़ा राइटिंग ठीक से और अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा जो आपको कैसा लगता है हम जो आपको पढ़ाते हैं। देखिए, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों में पक्षकारों की अनुबंध योग्यता अनिवार्य तत्व है। मतलब वैध अनुबंध होगा, इसका जो शर्त है उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वह है पक्षकारों की अनुबंध योग्यता। तो ये बात तो आप पढ़ के आए हैं, आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये बात आपको समझ में आया होगा, आपको वहां मैंने समझा दिया। उसी बात को यहाँ भी लिखना है। क्वेश्चंस अलग अलग है, आंसर्स एक ही होंगे, बस आपको समझना है जो मैं यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से ये अनुबंध करने की क्षमता, यानी कि आप में अनुबंध करने की क्षमता है, आप अनुबंध कर सकते हैं, किस परिस्थिति में आप अनुबंध कर सकते हैं, यही बात तो आपको समझाना है, यही बात तो आपको लिखना है। ठीक है, पक्षकारों की योग्यता के आधार पर ही अनुबंध राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, यानी कि जो समझौता करते हैं उनका जो योग्यता होता है, और जाएगा फर्स्ट डे जैसे ही कोर्ट, वहां पे पता चलेगा जो अवयस्क ने समझौता किया था, तुरंत उसको क्या करेगा, हटा देगा, उसको सुनने से मना कर देगा, ये सुनने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया जा चुका है, तो ये नहीं सुनेगा। तो पक्षकारों की योग्यता के आधार पर ही अनुबंध राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होता है। जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होता है वही तो अनुबंध होता है। यह योग्यता उस स्थान के आधार पर निर्धारित की जाती है जहां पक्षकार निवास करते हैं। भारतवर्ष में समान रूप में अनुबंध करने की योग्यता निर्धारित की गई है, यानी कि भारत में अनुबंध करने की योग्यता निर्धारित की गई है, बता दिया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति जो उस अधिनियम के अनुसार वयस्क है, उस अधिनियम के अनुसार वयस्क है, जिसका वह विषय है, मतलब वो काम करने वाला है,
अब आप वयस्क हो ही गए हैं, लेकिन अब जमीन जायदाद है, जब अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो उसको बेचने का हक उनके पास है, ठीक है। तो आप तो उस जमीन जायदाद को बेचने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो यही कहने का मतलब है, जिसका वह विषय है तथा जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, मतलब पागल नहीं है या पागल भी नहीं है, स्वस्थ मस्तिष्क का भी है, वो अनुबंध करने के योग्य भी है, लेकिन किसी अधिनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो नहीं कर सकता है। अर्थात अगर अनुबंध करने की योग्यता की बात करेंगे तो अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। आप लोग सुने होंगे 10वीं के परीक्षा के समय, जो अगर आप एग्ज़ाम में चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे, अगर आप एग्ज़ाम में चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको 3 साल के लिए एक्सपेल्ड कर देगा। मतलब आप 3 साल एग्ज़ाम नहीं दे सकते, मतलब 3 साल के लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो यही बात होता है, जो किसी विधान के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अनुबंध के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो अनुबंध नहीं कर सकता है। अगर अनुबंध के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तो अनुबंध करने के लिए योग्य है। आप कितना हमारी बात को समझते हैं ये आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोगों का जो कमेंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है, मोटिवेट होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो के अपलोड करने के लिए किसी भी परिस्थिति में समय निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है नहीं मेरा नीड किसी को है, कोई मेरा वीडियो का वेट कर रहा है, कोई हम पे टिका हुआ है, हमारी तरफ देख रहा है। तो बस इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, जो आप लोग वीडियो देखें कैसा लगता है, अगर आपको कहीं खामी नज़र आती है तो आप वो भी बताइए हमें, सर आप यहाँ थोड़ा मिस कर रहे हैं, आप इसको ठीक कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को सुधार करने का। आपको मैं कितना बेस्ट से बेस्ट दे दूँ ये तभी होगा जब आप लोग बताइएगा सर आप यहाँ सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आपको पता होगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। भारतवर्ष में निम्नलिखित 3 प्रकार के व्यक्तियों को अनुबंध करने के योग्य समझा गया है। 3 प्रकार के व्यक्तियों को देखिए, पहला राज नियम द्वारा घोषित वयस्क आयु का व्यक्ति, मतलब 21 ईयर्स उनका पूरा हो जाना चाहिए। चलिए, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, मतलब वो मानसिक रूप से पागल ना हो, मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, ठीक है। आगे है, देखे होंगे सुने होंगे आप लोग, जो कोई अगर ज़्यादा बदमाशी करता होगा, इधर उधर करता होगा, ज़मीन अपना बेच देता होगा किसी कारण से, तो उनका गार्जियन बोलता होगा जो इनको हम अब पागल ही घोषित कर देते, थाना में एक आवेदन दे देते हैं जो वो पागल हो गया, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, वो जो कोई काम करेगा, ज़मीन ही अगर वो बेच लेगा तो उस रिपोर्ट के आधार पर वो अपना ज़मीन वापस ले सकता है, ठीक है। तीसरा है, तो किसी अधिनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया, किसी अधिनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया। चलिए, अतः स्पष्ट होता है कि भारतीय अनुबंध में उपरोक्त 3 प्रकार के व्यक्तियों को अनुबंध करने के योग्य घोषित किया गया। मतलब अगर ये तीनों बात जिसमें है वो अनुबंध कर सकता है, और इसके ठीक अपोजिट में आप लिख सकते हैं जो अनुबंध करने के लिए अयोग्य है। कौन कौन? पहला तो हो गया अवयस्क, माइनर, अस्वस्थ मस्तिष्क का, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अधिनियम द्वारा अयोग्य व्यक्ति, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अवयस्क जो होता है वो क्या होता है ये देख लीजिए। भारतवर्ष में अवयस्क को पूर्ण वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब जो अवयस्क है, 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको पता ही होगा फ्री में एजुकेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, किताब, खाना, कपड़ा, साइकिल सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि यही बात हो, वैधानिक संरक्षण उन्हें प्रदान किया गया। इस तथा उसके द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ घोषित किए गए हैं। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है अवयस्क समझा जाएगा। अतः वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह वयस्क समझा जाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है अथवा उसकी संपत्ति 18 वर्ष प्राप्त करने से पूर्व कोर्ट ऑफ वर्ड्स की देखरेख में है, तब ऐसा व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वयस्क समझा जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका माँ और
पिता मदर एंड फादर दोनों गुजर जाते हैं, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, और वो बच्चा अवयस्क होता है, तो उनको एक संरक्षण कोर्ट के माध्यम से भी प्रदान किया जाता है, जो ये इनका वास्तविक में देख रेख करने वाले होंगे। ठीक है, वही होता है उनका संरक्षण, गार्जियन जो आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो गार्जियन न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया हो अथवा उसकी संपत्ति 18 वर्ष प्राप्त करने से पूर्व कोर्ट ऑफ वर्ड्स की देखरेख में है, तब ऐसा व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वयस्क समझा जाता है। भारतवर्ष में अधिनियम के अधीन अवयस्कों को पूर्ण वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है तथा उनकी संपत्ति सुरक्षा का दायित्व राज्य नियम पर सौंपा गया है। अगर अवयस्क है, उसके पास संपत्ति है, तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? कोर्ट, राज्य नियम। अवयस्क अपने लाभ के लिए कोई भी समझौता कर सकता है। अगर अवयस्क को कोई लाभ होगा समझौता से, तो वो समझौता कर सकता है, परंतु वह अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अतः अवयस्क को अपने अनुबंधों में दूसरे व्यक्तियों को बाध्य करता है, परंतु उनमें स्वयं को बाध्य नहीं बनाता है। मतलब जब किसी अवयस्क को अपने लाभ के लिए अनुबंध करना हो तो वह कर सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है। चलिए, अवयस्क द्वारा किए गए अनुबंध के संबंध में वैधानिक नियम क्या क्या है? तो पहला, व्यर्थ अनुबंध, मतलब किसी भी परिस्थिति में अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ समझा जाता है। यह किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में अगर अनुबंध करता है तो वो वैध नहीं होगा। इस तथ्य संबंध यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि अवयस्क द्वारा धोखे से कोई समझौता किया जाता है, धोखे से कहने का मतलब है उनको वयस्क बतलाकर समझौता कर लिया जाता है, इसमें अवयस्क स्वयं को वयस्क बतलाता है, तब भी यह समझौता व्यर्थ समझा जाएगा और तृतीय पक्षकार अवयस्क को उत्तरदायी नहीं बना सकता है। मतलब अवयस्क अपने आप को वयस्क घोषित कर दिया, अपने आप को वयस्क बोलकर एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन बाद में अगर पता चलता है जो व्यक्ति अवयस्क था, तो इस स्थिति में दूसरा जो पक्षकार होगा उस अवयस्क को कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए यही बात इसमें कहा गया है। दूसरा, वैध अनुबंध। भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 68 के अंतर्गत अनुबंध अयोग्य व्यक्ति को अपनी अथवा अपने आश्रित व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए अपनी संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए क्या कह रहा है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत, जो अनुबंध अयोग्य व्यक्ति यानी कि जो अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है अर्थात अवयस्क है, वह व्यक्ति अपनी अथवा अपनी आश्रित व्यक्तियों की खुद के लिए या उनका जो आश्रित होगा, उनका जो गार्जियन होगा, उनके आवश्यक आवश्यकता जिसका जरूरत उन्हें चाहिए ही चाहिए, वो काम उनको करना ही करना है, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, अपने आप को बचाने के लिए उन्हें एग्रीमेंट की आवश्यकता है। इस स्थिति में वो संपत्ति के विरुद्ध ऋण ले सकता है, यानी किसी को संपत्ति देकर वो ऋण ले सकता है तथा ऋण प्रदान करने वाला व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति की संपत्ति से ऋण की वसूली कर सकता है। अतः अवयस्क अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को अनुबंध द्वारा उत्तरदायी बना सकता है, परंतु इस संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है, जो ऐसा अनुबंध नहीं होगा, क्या होगा? अर्ध अनुबंध समझा जाएगा, यानी कि उसको पूर्ण अनुबंध नहीं माना जाएगा, फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उनको अर्ध अनुबंध माना जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आवश्यकता में क्या क्या आता है? तो आवश्यक आवश्यकता, मकान का किराया, जिस मकान में वह रह रहा है अवयस्क या उनका संरक्षक, तो रेंट देने के लिए उसके पास अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो वो अपने संपत्ति को गिरवी पर रख कर वो ऋण ले सकता है। भोजन की जरूरत पे, कपड़ा की जरूरत पे, बीमारी का व्यय या मृत्यु संस्कार आदि के व्यय में वो ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यही बात अगर श्रृंगार के लिए आ जाएगा, लग्जरियस लाइफ के लिए आएगा, तो वो फिर ऐसा अनुबंध नहीं कर सकता है। फिर आगे है लाभार्थ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिट। देखिए, अगर अवयस्क को कोई समझौता करने से, कोई अनुबंध करने से लाभ होता है तो ऐसा अनुबंध वह कर सकता है। ठीक है ना, भारतीय अनुबंध अधिनियम में
अवयस्क को अपने लाभ के लिए अनुबंध करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। अपने लाभ के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। इस स्थिति में किया गया अनुबंध व्यर्थनीय होता है, क्योंकि इसमें एक पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ हो सकता है। अतः अवयस्क स्वयं को वचन गृहीता बना सकता है। वयस्क अपनी शिक्षा, नौकरी आदि के लिए अनुबंध कर सकता है। ठीक है, इसमें यही बात है ओवरऑल। अगर आप समझें तो जो अवयस्क होगा उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है, लेकिन आप अवयस्क के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में कुछ ऐसा मामला उठता है तो अवयस्क को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, आपको नहीं। ठीक है, आगे संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय दी गार्जियन। जो संरक्षक कोर्ट के द्वारा बहाल किए गए हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अवयस्क के अभिभावक अथवा विधि द्वारा नियुक्त संरक्षक अवयस्क की भलाई के लिए अन्य पक्षकारों से अनुबंध कर सकते हैं तथा इनमें अवयस्क उत्तरदायी हो सकता है। इस स्थिति में उनके भलाई के लिए उनका गार्जियन, उनका संरक्षक कर सकता है अनुबंध। इस संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अवयस्क का संरक्षक अनुबंध करने के योग्य हो। अनुबंध अवयस्क का जो संरक्षक होगा अनुबंध करने के योग्य हो, इस बात को उतना इसमें दम नहीं है, क्योंकि कोर्ट जिसको संरक्षक मानेगा वो वयस्क ही होगा। ठीक है, लेकिन उन्हें अनुबंध करने की योग्यता हो, वो स्पष्ट रूप से अवैध उनको घोषित नहीं किया गया हो, एवं अनुबंध वयस्क के लाभ के लिए किया गया हो। इसके अतिरिक्त अवयस्क के लाभार्थ किया गया अनुबंध वैध होना चाहिए, अर्थात इसका उद्देश्य न्यायोचित होना चाहिए एवं इसमें प्रतिफल होना चाहिए। जो भी टॉपिक अनुबंध के लिए होना चाहिए, सभी बातों का होना उसमें जरूरी है। आगे है, अंशधारी के रूप में अवयस्क किसी भी कंपनी के अंश क्रय विक्रय कर सकता है। यानी कि अवयस्क अगर चाहे तो किसी कंपनी का अंश क्रय कर सकता है, विक्रय कर सकता है, लेकिन वो अंशों पर देय मांगों के लिए व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी नहीं होता है। अर्थात अगर वो पैसा कोई मांग की नहीं दिया तो इस स्थिति में आप उसको उत्तरदायी नहीं कर सकते। अतः यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो फुल पेड अंश ही जारी करना चाहिए, यानी कि टोटल रुपया एक ही बार में लेकर उनको अंश देना चाहिए, ताकि बाद में इस तरह का कोई झंझट हो ही ना हो। फिर आगे साझेदार के रूप में, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार अवयस्क को फर्म में लाभ के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। अवयस्क को फर्म में लाभ के लिए साझेदार बनाया जा सकता है, परंतु वह फर्म में ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए यहाँ कितना संरक्षण प्रदान किया गया है। लाभ के लिए साझेदार बना सकता है, लेकिन फर्म में ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात यदि अवयस्क साझेदार फर्म का साझेदार बना रहता है, तब वह फर्म में प्रवेश तिथि से हुए समस्त लेन देनों के प्रति उत्तरदायी ठहरा जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में साझेदार बन गया और 18 वर्ष होने से पहले वो साझेदार से अवकाश ग्रहण कर लेता है, हट जाता है, तो इस स्थिति में लाभ तो उनको मिलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का जो ऋण होगा, लॉस होगा, उसके लिए उन्हें आप उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन अगर वो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद भी उस साझेदारी में बना रहता है, अर्थात वो साझेदार रहता ही है, तो इस स्थिति में जब से वह साझेदारी में है तब से लेकर उस दिन तक के लिए वह उत्तरदायी होगा। चलिए आगे है, एजेंट के रूप में अवयस्क को अभिकर्ता बनाया जा सकता है। यानी कि जो माइनर होंगे उसको एजेंट आप बना सकते हैं, परंतु उसके प्रत्येक कार्य के लिए प्रधान स्वयं उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि एजेंट जो भी काम करेगा उस काम का टोटल काम के लिए प्रधान ही उसके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, चलिए आगे है, दिवालिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दिवालिया। अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। उसकी व्यक्तिगत संपत्ति ही आवश्यक आवश्यकताओं के लिए प्राप्त ऋणों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जितना उसके पास संपत्ति है व्यक्तिगत रूप से उतना ही ऋण के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, इसलिए दिवालिया घोषित नहीं हो सकता अवयस्क। ठीक है, अनुचित कार्य, यदि अवयस्क द्वारा कोई दुष्कृत अथवा अन्य कोई अनुचित कार्य किया जाता है तब उसके अवरोध का सिद्धांत लागू
नहीं होता है और उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, परंतु अवैध किसी व्यक्ति की संपत्ति या शारीरिक क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस निर्णय की पुष्टि बर्नार्ड बनाम हैगिस नामक आदमी की गई थी। ये सब आप उतना देखिए मत, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें और आगे के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।